So in last class, we studied about the symbols. मीन्स अभी तक की क्लास में बाबू आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि साइंस क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या होते हैं ना, एटम क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई है, मैनी थिंग्स हम लोगों ने स्टडी कर लिया है पहले से। अब अभी हम लोग को स्टार्ट करना है आज क्लास में, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करना है ना, हम लोग को एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो एटम के स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्विक रिव्यू करते हैं कुछ पुरानी बातों का, बढ़िया तरह से समझेंगे इस चीज को। अभी आप यहां पर जिन चीजों को देख रहे हैं तो बढ़िया समझना, ये जो पूरा यूनिवर्स है हम लोगों का, ये पूरा यूनिवर्स, हम जिस भी चीज को देख पा रहे हैं वह सब का सब क्या है यहां पर। जैसे आप यहां पे बल्ब्स देख पा रहे हैं, यहां पे आप इस एलईडी पैनल को देख पा रहे हैं, आप यहां पे हमें देख रहे हैं, हम एक ह्यूमन हैं ऐसा हमें भी लगता है। आप यहां पे कैमरे को देख पा रहे हैं, आप यहां पे इस स्टाइलस को देख पा रहे हैं, आप यहां पे माइक देख पा रहे हैं, आप यहां पे वॉल्स देख पा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये जितनी भी चीजें आप लोग देख रहे हैं बाबू, दीज ऑल आर मैटर्स, ये सब के सब मैटर्स हैं, ये सब के सब मैटर्स हैं। ये सब के सब मैटर्स इसलिए हैं क्योंकि इन सब में मास है और ये सब के सब स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। और आप लोग ये बात भली बात ही पहले से जानते हैं कि द थिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्युपाई ए स्पेस आर कॉल्ड मैटर्स। मतलब ये सब के सब मैटर्स हैं, ये सब के सब मैटर्स हैं। और यही हमारा यूनिवर्स है, हमारी पूरी दुनिया, ये घर है, ये जमीन है, ये अर्थ है, ये सन है, ये मून है, स्टार्स हैं, गैलेक्सी है, ये हमारा यूनिवर्स है। तो अभी तक के डेट में जितने एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ, जितने एलिमेंट्स का खोज हुआ, उसके अनुसार ये जितना भी मैटर आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ 118 एलिमेंट्स। ये 118 एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। ये वही 118 एलिमेंट्स हैं जिन एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, और ये वही 118 एलिमेंट्स हैं जिन एलिमेंट्स को आपको याद करने के लिए बोला गया था 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 30 तक। मतलब ये पूरी दुनिया, चाहे कोई भी चीज हो, वो यही 118 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, नथिंग एल्स। 118 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। चाहे हम किसी भी चीज की बात करें। हाँ, अब बात ये है कि ये जो एलिमेंट्स है ना बाबू, ये सब किसी 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 रेशियो में मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेगा तो सिर्फ वाटर बनेगा। आप अगर देखें तो अगर हम बात करते हैं H2O, तो ये H2O2, ये H3O, मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये इस रेशियो में भी मिल सकता है जब 2 गो हाइड्रोजन 1 गो ऑक्सीजन हो, इस रेशियो में भी मिल सकता है जब 2 गो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन हो,
और इस रेशियो में भी मिल सकता है जब 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो। तो बात यह है ना बाबू कि एलिमेंट्स 118 ही हैं। अब बात यह है कि हमारे मन में अलग अलग बातें आती हैं। ये एलिमेंट्स 118 ही हैं, ये सब आपस में मिल मिल के, ये सब आपस में मिल मिल के नए नए कंपाउंड्स बनाए हैं, नया नया चीज बनाए हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो वाटर बन गया, ये वाटर बन गया। लेकिन अगर इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिर्फ रेशियो बदल दिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, लेकिन अब अगर हम सिर्फ इसका रेशियो बदल दिए, 2 हाइड्रोजन पे पहले 1 ऑक्सीजन था, अब 2 हाइड्रोजन पे 2 ऑक्सीजन कर दिए, तो अब यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिए। ये वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जिसे कान में डाला जाता है कान को साफ करने के लिए। मतलब अगर 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन रहेगा तो मुंह में डालेंगे पीने के लिए, और अगर 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन रहेगा तो कान में डालेंगे कान साफ करने के लिए। वही अगर 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हो जाए तो इसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। ये तब बनता है जब किसी एसिड को पानी में डालते हैं। तो सिर्फ रेशियो बदल जाए ना तो कंपाउंड्स बदल जाएंगे, उसका नेचर बदल जाएगा। जैसे आपके जनरल लाइफ से बात करते हैं, आप ये बात भली बात ही जानते हो कि आटा में पानी डालते हैं तो रोटी बनता है। तो 1 केजी आटा यहां ले लेते हैं, 1 केजी आटा यहां ले लेते हैं, 1-1 केजी दोनों जगह पे आटा ले लिए। इस 1 केजी आटे में आधा केजी पानी डालते हैं तो रोटी बनेगा। लेकिन उसी 1 केजी आटे में 1 केजी पानी डाल देंगे तो पुआ बनेगा। तो देखो रेशियो बदल गया, 1 केजी आटा में आधा केजी पानी, तो रोटी बनाने के लायक है, कहेंगे रोटी बनेगा। लेकिन 1 केजी आटे में 1 केजी पानी तो पुआ बनेगा। अब आप एक काम करो, 1 केजी आटे में 1 केजी पानी डाल के मिला दो, एकदम वो लाइट लाइट लिक्विड बन गया, और तब आप अपने भाई को बोले चल रहे हैं रोटी बनाने, वो कहेगा क्या मजाक कर रहे हो सुबह सुबह। समझ में आ रहा है? चीजें वही रहेंगी, चीजें वही रहेंगी। अगर उनका रेशियो बदल गया, अगर उनका रेशियो बदल गया तो उसके कारण उनका नेचर बदल जाएगा। तो बात वही है, 118 एलिमेंट्स, चाहे आप जिस भी चीज को देखो दुनिया में, वह सब इसी से बना है। जैसे एक और एग्जांपल लो, जैसे CO2, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ये CO हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वह गैस है जो हमारे बॉडी में जाए तो बस थोड़ा सा सफोकेशन फील होगा, हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी। लेकिन ये वह गैस है अगर ये हमारी बॉडी में चली जाए तो इसे हम लोग स्वीट पॉइजन बोलते हैं, इससे हमारी जान चली जाएगी, मर जाएंगे हम। ये जाएगा और हमारे बॉडी के ऑक्सीजन को ड्रेन कर देगा, हमारे बॉडी का सारा ऑक्सीजन खींच लेगा, जिससे ब्रेन डेड हो जाएगा, इससे हमारी जान चली जाएगी। तो देखिए, इससे हमारी जान जाए ना जाए, लेकिन इससे हमारी जान जरूर चली जाएगी। दोनों में कार्बन ऑक्सीजन ही है, बस थोड़ा सा रेशियो बदल दिए तो मैटर का टाइप बदल गया। आप कहोगे इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने जिन चीजों को देखा है हम उन्हीं की बात करेंगे। जैसे आप कहो सीमेंट के बारे में, तो बाबू सीमेंट भी मैटर है कि ये भी इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, CaSO4.2H2O। कैल्शियम
सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये एलिमेंट्स हैं, इन्हीं से मिलके बना हुआ है। अगर आप कहो बालू, सैंड के बारे में, तो SiO2 या SiO3, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, इनसे मिलके बना हुआ है। आप जिस भी चीज को देखोगे वह सब इनसे बना हुआ है, एलिमेंट से ही बना हुआ है। जैसे हम बात करते हैं शुगर के बारे में, शुगर के बारे में C12H22O11 ना, सुक्रोज शुगर इसी को बोलेंगे। जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में, C6H12O6, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है। मतलब दुनिया का कोई भी चीज हो बाबू, वह इन्हीं 118 118 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। चाहे इस दुनिया में कोई भी चीज हो, वह सब के सब 118 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। आप कहोगे इन सभी चीजों का एग्जाम्पल दिए, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं सर जिनका फॉर्मूला हम नहीं देख सकते। ऑफ कोर्स ऐसी चीजें इस दुनिया में हैं। जैसे हमने क्या किया, वाटर का एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन अगर कोई बोले कि हमने वाटर से शरबत बना दिया, हमने वाटर से शरबत बना दिया, अब बोलिए क्या ये एलिमेंट से मिलके बना है? हम कहेंगे ऑफ कोर्स बना है। ये शरबत 3 चीजों से मिला के आपने बनाया है। आपने इसमें वाटर डाला है, आपने इसमें शुगर डाला है, आपने इसमें लेमोनेड डाला है, लेमन का जूस डाला है। आपको इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है। और ये जो लेमोनेड है, फिर ये 2 चीजों से बना हुआ है। इसके अंदर फिर वाटर है, लिक्विड है, और इसके अंदर साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है। ये एसिड फिर कंपाउंड है C2H5COOH, C2H5COOH। ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के होते हैं। CH3COOH इथेनोइक एसिड होता है, जो हमारे घरों में अचार उचार खराब होता है, विनेगर उसमें डाला जाता है। तो भैया जी ये सब के सब इसी से मिलके बने हुए हैं। मतलब हम ये कहना चाहते हैं आपसे, आप इस दुनिया में कुछ भी देख रहे हो वह सब एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। आप इस दुनिया में कुछ भी देख रहे हो, आप हमें देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, वह सब का सब एलिमेंट से मिलकर हुआ। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, नथिंग एल्स। तो हमें अब इसकी बात करनी है, ये एलिमेंट्स किस चीज से मिलके बने हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बहुत बढ़िया से इसे समझाया कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये एटम्स से मिलके बने हुए हैं, ये एटम्स से मिलके बने हुए हैं। और बाबू ये जो एटम्स हैं, ये जो एटम्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलके बने हुए हैं। तो अब हम लोगों ने ये बात पता लगा लिया कि हम जिस भी चीज को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, अब जैसे यहां हवा है, एयर है, आप इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस एयर में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वाटर वेपर है, कितनी ही सारी गैसेज हैं इसके भीतर। ये सब एलिमेंट्स हैं। हमने पहले ही आपसे कहा था बाबू कि हमारे पढ़ने के बाद हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है, हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है। क्योंकि आप अभी देख रहे हो तो ये दीवारें दिखाई दे रही हैं, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये पंखा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप पढ़ाई करोगे ना तो महज अक्टूबर तक का समय आने दीजिए, इस साल का अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते आपको ये चीजें दिखाई देनी बंद हो जाएंगी। आपको ये दीवार दिखाई नहीं देगा, आपको इस दीवार में सीमेंट और सीमेंट में कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन दिखाई देगा। आपको इस दीवार में बालू दिखाई नहीं देगा, दीवार नहीं बालू दिखाई देगा, और बालू के अंदर क्या, सिलिकॉन और ऑक्सीजन दिखाई देगा। आपको ये हवा दिखाई देने लगेगा। जैसे ही हवा बहेगी, एक
आंतरिक शक्ति उत्पन्न होगी, आपको फील होगा, अरे वाह, आया ऑक्सीजन टकराया, नाइट्रोजन टकराया, चला गया। आप ये चीज फील करने लगोगे, मतलब आप इस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना स्टार्ट कर दोगे। दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। हम हर चीज को अलग अलग तरह से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो बात वही है कि हमारे देखने का नजरिया बदलने लगेगा। तो भाई ये पूरी दुनिया बनी है मैटर से, और ये मैटर्स बने हैं एलिमेंट से, एलिमेंट्स बने हैं एटम से। अब एटम के भीतर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब एक बात बताओ, अब हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहां पर हैं। मतलब इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस जगह पर हैं, और ये बात कैसे पता चला। जैसे मान लो आप हमसे कहोगे कि सर हमारा घर ना लाल बाजार में पड़ता है। हम कहेंगे लाल बाजार में, कहां पे बाबू। आप कहोगे लाल बाजार में जो ललका घर है ना, वो हमारा घर है। हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तुम्हारे घर में आएंगे तो कैसे पता चलेगा। तो बाबू घर तो जान गए, और हम ये भी बात जान गए कि आपके घर में 5 लोग हैं, मम्मी है, पापा है, आप 2 भाई हैं, 1 बहन है, 5 लोग आप रहते हो। लेकिन अब आपके घर में कौन कहां रहता है, ये तो आपके घर जाने के बाद पता चलेगा। जब हम आपके घर पे जाएंगे, आप हमें अपने घर के चारों तरफ का वातावरण दिखाएंगे, बताएंगे ये हमारे मम्मी पापा का रूम है, यहाँ पे हम और भाई रहते हैं, इस रूम में सिस्टर रहती है, इधर किचन है, इधर लेट बाथ है, इधर हॉल हो गया, हाँ उधर बालकनी हो गया। तो आपके घर के बारे में हम जानते हैं, कौन चीज का आपके घर में क्या क्या है वो सब लोग जानता है, लेकिन कौन कहां पर है इसे स्टडी करना पड़ेगा। वही बात है बाबू मेरे कि जो एटम है ना, एटम, हमें इसकी स्टडी करने की जरूरत है। हम एटम का सिंबल पढ़ेंगे, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और जब स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा तब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इसके अंदर अरेंज्ड हैं, एटम के भीतर कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं अभी सिंबल के बारे में। आई नो कि सिंबल के बारे में बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर से हम सिंबल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा कि सिंबल क्या होता है बाबू। तो सिंबल एक तरह से शॉर्टकट है, शॉर्टकट। जैसे आप खुद सोचो, हम कहते हैं कि सिंबल आखिर है क्या, इस पर बात होगी अभी। तो सिंबल के बारे में स्टार्टअप जो किया गया ना, ये जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया, डाल्टन के द्वारा। कि डाल्टन वो है जिन्होंने एटम को खोजा है, एटम को खोजा है। और डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने जब एटम को डिस्कवर किया, जॉन डाल्टन ने जब एटम को डिस्कवर किया, तो हुआ कि प्रायोरिटी आप ही को जाता है। आप सिंबल के बारे में कुछ बताइए, एटम के सिंबल के बारे में। अब आपके मन में होगा कि एटम के सिंबल के बारे में क्यों। तो बाबू कुछ जरूरतें पड़ती हैं, थोड़ा शॉर्टकट पढ़ने की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। क्योंकि आप थोड़ा देर के लिए ये सोचो कि मान लो कि यहां पे एक रास्ता जा रहा है, इस रास्ते पर कहीं पर एक स्कूल है बड़ा सा। तो यहां पर पहले ही थोड़ा कुछ दूरी पर ही एगो बोर्ड लग जाएगा, और उस बोर्ड पर एक स्टूडेंट का, बैग लिया हुआ स्टूडेंट का फोटो दिखाया जाएगा। जब दूर से कोई आएगा, इस बोर्ड पे देखेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि आगे स्कूल है, और वो गाड़ी को स्लो कर लेगा। लेकिन अगर हम यहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दें और लिखें कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, आगे एक स्कूल में है और स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप हाई स्पीड गाड़ी लेके आ रहे हो
और आप अभी पढ़ रहे हो तब तक आगे जाके और ठोकर लगा दिए। तो बात ये हुई कि सिंबल मतलब बड़े रूप का एक छोटा सा सिंबल, एक छोटा सा प्रतीक। जैसे मान लीजिए कि जैसे कॉपी चेक होता है, तो कॉपी चेक होते समय टीचर्स सिंबल्स का यूज करते हैं। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन का आंसर लिखा, हमने लिखा सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये गलत है। तो गलत है लिखने के लिए अगर टीचर यहां पर लिखे कि योर्स आंसर इज रॉन्ग, फिर आपने लिखा इसके बाद में कार्बन, कार्बन का 6, तो टीचर लिखेंगे योर्स आंसर इज राइट। तब तो हो गया, आप 2 वर्ड में लिख दिए और टीचर लिखते लिखते रह जाएंगे, मोहर बनवाना पड़ेगा, रॉन्ग राइट। लेकिन टीचर्स क्या किए, सिंबल्स बना लिए। जस्ट ऐसे किए तो गलत और ऐसे किए तो सही, ये सिंबल है। तो बड़े बड़े चीजों को अगर हम शॉर्टकट में लिखना स्टार्ट कर दें, बड़े बड़े चीजों को अगर हम शॉर्टकट्स में लिखना स्टार्ट कर दें, तो हम समझ जाएंगे कि हम लोग किस चीज को पढ़ रहे हैं, सिंबल को पढ़ रहे हैं, सिंबल्स को पढ़ रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आए डाल्टन, और डाल्टन ने फिगर स्क्रिप्ट दिया, फिगर स्क्रिप्ट दिया, फिगर स्क्रिप्ट। और बाबू जब डाल्टन ने फिगर स्क्रिप्ट दिया ना, तो ये फिगर स्क्रिप्ट में इन्होंने फिगर्स बनाए। जैसे ऑक्सीजन को डिनोट करना है तो इन्होंने क्या किया, ऐसे गोल कर दिया। लेकिन वही अगर हाइड्रोजन को डिनोट करना है तो इस गोल के अंदर एगो डॉट दे दिए, जहां डॉट दिए ये हाइड्रोजन हो गया। इस आयरन को डिनोट करना है तो ये गोल दिए और अंदर आई लिख दिए तो आयरन हो गया। लेकिन ये फिगर जो था ना, फिगर ये बड़ा कंफ्यूजिंग था। जैसे फास्फोरस के बारे में देना था ना, फास्फोरस के बारे में देना था, फास्फोरस के बारे में, तो गोल किए और ऐसे लाके बना दिए। तो बात ये थी कि सिंबल को, फिगर वाले सिंबल को याद करना थोड़ा दिक्कत था। लेकिन भाई देर आए दुरुस्त आए, भले ही दिए ये, लेकिन बात ये थी कि अच्छा लगा लोगों को, सिंबल आया। भाई शॉर्टकट में अब बच्चे याद कर सकते थे, लोग याद कर सकते थे किसी एटम का नाम, शॉर्टकट में अब याद कर सकते थे। बड़ा पॉपुलर हुआ, ये बहुत पॉपुलर हुआ, चारों तरफ फैल गया। लेकिन बार बार हम कहते हैं बाबू, एक बात याद रखना लाइफ में, कि भले ही ये सही थे, भले ही ये सबसे पहले थे और सही थे, लेकिन आप सही तब तक हो जब आपसे ज्यादा सही कोई नहीं आ जाता। आप सही तब तक हो जब तक आपके से ज्यादा सही कोई नहीं आ जाता। इस दुनिया में सब बुरे हैं, अच्छा वो है जो कम बुरा है। इस दुनिया में सब बुरे हैं, अच्छा वो है जो कम बुरा है। इस दुनिया में सब चोर हैं, ईमानदार वो है जिसे चोरी करने का मौका नहीं मिला। बस इतना याद रखना, ईमानदार वो है जिसे चोरी करने का मौका नहीं मिला। ये बहुत अच्छे थे, यू आर गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन जैसे ही 1813 में बर्जिलियस आए, बर्जिलियस आए और इन्होंने कहा हाइड्रोजन का H, तो भाई हाइड्रोजन का H इस हाइड्रोजन से तो ज्यादा सुंदर लग रहा था और ज्यादा इजी लग रहा था याद करना। हाइड्रोजन का H इस हाइड्रोजन से ज्यादा इजी लग रहा था याद करना। अब इस कारण से बर्जिलियस का फेमस होना स्टार्ट कर दिया और जॉन डाल्टन का वहीं पर स्टॉप हो गया।
पॉपुलर तो खूब हुआ, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया। यार 2008-9 का बात करो अगर आप, तो उस समय नोकिया का हैंडसेट चलता था। हमारे इंडिया में लोगों को मोबाइल चलाना सिखाया नोकिया ने। स्टार्टिंग में लोग नोकिया का मोबाइल, नोकिया का 1200, नोकिया का 2600, 2626, ये सब मोबाइल छोटा छोटा कीपैड वाला फोन खरीद खरीद के लोग यूज करते थे। लोगों को बताया कि आप किसी से बात करने के लिए रिसीवर का जो यूज करते हो, आप उसके जगह पे इस फोन का इस्तेमाल करो, इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करो, आप इससे बातें करो। नोकिया ने बताया लोगों को। घर में हर किसी के नोकिया का फोन दिखता था। इतने छोटे छोटे फोन 4-4 हजार रुपए में आते थे, 5-5 हजार रुपए में आते थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। लेकिन समय के साथ बदलाव नहीं किया नोकिया ने, और जब दूसरे कंपनीज मार्केट में आई तो लोगों ने उसे चुन लिया। आज नोकिया कितना भी बढ़िया चीज बना दे, लोग उस तरफ नहीं जाएंगे, लोग उसे भूल चुके हैं। हमने क्या बोला? आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप अच्छे तब तक हो जब तक आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं आ जाता। जैसे ही आपसे ज्यादा कोई अच्छा आएगा, आपको कोई याद नहीं करेगा। अब आज के जमाने में अगर कोई कहे नहीं नहीं, हमें जो है नोकिया के साथ हमदर्दी है, नोकिया ने हमें मोबाइल चलाना सिखाया, हम उसे नहीं छोड़ सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां कोई किसी को याद नहीं करता, यहां कोई किसी को याद नहीं रखता। याद लोग उसी को रखते हैं जिनसे जरूरत होती है। याद लोग उसी को रखते हैं जिनसे जरूरत होती है आज के जमाने में। यहां कोई किसी को याद नहीं रखता। वही बात है, बर्जिलियस का जब आया 1813 में सिंबल सिस्टम, तो लोगों ने इसे खूब बढ़िया से प्यार दिया, इसे लोगों ने याद करना स्टार्ट किया। लोगों ने कहा तुम्हारा रिस्पेक्ट है, डोंट वरी, तुम सही हो। तो वही बात है, डाल्टन जब आए थे उस समय ग्रीक वाले लोग भी आए थे। तो ये है डाल्टन का, जैसे हाइड्रोजन है तो बीच में डॉट दे दिए, हाइड्रोजन नहीं है तो बीच में थोड़ा सा कलर कर दिए, डार्क कर दिए। ऑक्सीजन है तो बीच में डार्क नहीं किए। आयरन है तो आई दे दिए। सल्फर है तो प्लस दे दिए। फास्फोरस है तो क्रॉस जैसा, टेट्राड जैसा स्ट्रक्चर बना दिए। लेकिन ये रन नहीं कर पाया ज्यादा। So that's why we say representation of an atom by a short name. शॉर्ट नेम और शॉर्ट सिंबल, मतलब शॉर्ट नेम छोटा सा में कुछ लिख दें, छोटा सा में अगर कुछ लिख दें तो ऑफ द फुल नेम इज कॉल्ड सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। इसी को हम सिंबल बोलेंगे, इसी को हम सिंबल बोलेंगे अगर हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक छोटे से शॉर्ट नेम से। जैसे मान लो हम लोग क्या करें, आपस में बात करने के लिए बड़े बड़े सेंटेंस के लिए, बड़े बड़े सेंटेंस के लिए कुछ सिंबल्स यूज करने लगे। जैसे हम क्या करते हैं, आप बोलो सर आज पढ़ाई होगी, तो हम कहेंगे आज पढ़ाई नहीं होगी, और इतने के लिए बस हम ऐसे कर दिए, आप समझ गए, ये एक सिंबल है। किसी बड़े चीज को आपने बहुत छोटे में समझा दिया। लेकिन क्या हुआ, जब जैसे नियॉन का सिंबल Ni होता है, आर्गन का सिंबल Ar होता है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो डाल्टन का सिस्टम और ग्रीक सिस्टम बड़ा ही पॉपुलर हुआ, बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हुआ। बट जब 1813 में जब बर्जिलियस का सिंबल राइटिंग प्रोसेस आया तो प्रूव टू बी मोर इफेक्टिव, ये लोगों पर ज्यादा असर डाला। लोगों को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया है, जॉन डाल्टन का बताया उससे बढ़िया है ये। तो इट वाज प्रूव टू बी मोर इफेक्टिव बिकॉज इसमें बात क्या था, सबसे पहला बात इन्होंने क्या किया था, लेटर का यूज किया था। फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश, फ्रेंच और लैटिन नेम्स यूज्ड एज अ सिंबल। उन्होंने फर्स्ट लेटर का यूज किया था सिंबल बताने के लिए, पहला लेटर का यूज किया। जैसे कुछ एलिमेंट्स का यहां एग्जांपल है, हाइड्रोजन तो पहला लेटर इनका H है, कार्बन तो पहला लेटर इसका C है, ऑक्सीजन तो पहला लेटर इसका O है, बोरॉन तो पहला लेटर इसका B है,
यूरेनियम, तो पहला लेटर इसका यू है। फर्स्ट लेटर का उन्होंने यूज किया, फर्स्ट लेटर का यूज किया गया इनका सिंबलाइज करने के लिए। लेकिन जब एलिमेंट्स ज्यादा मिलते गए, हुआ ये कि मान लीजिए 26 ही लेटर्स हैं अल्फाबेट में, लेकिन एलिमेंट्स है 118, 118। तो 26 से 118 का नाम देना था, 26 लेटर का यूज करके 118 एलिमेंट्स का नाम देना था, आसान नहीं था। तो अब ऐसे भी एलिमेंट्स मिलते गए जिनका नाम एक ही तरह के वर्ड से स्टार्ट होता था, जैसे हाइड्रोजन, और फिर आ गया हीलियम। तो हाइड्रोजन को तो एच जानते थे, लेकिन इसे एच देते तो प्रॉब्लम हो जाता, नाम था कार्बन, सी। लेकिन फिर मिल गया क्रोमियम, फिर मिल गया कैल्शियम। आप लोगों को बोल रहे हैं ना, आराम से रहिए, हमें पढ़ाना है, हम पढ़ा रहे हैं। हम आपसे जब पूछेंगे तो बोलिएगा जब बोलना होगा। फिर आ गया कैल्शियम, ये भी सी से डिनोट हो रहे थे। जैसे आ गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के जैसा आ गया नियोन, इसी जैसा आ गया निकेल। तो नाइट्रोजन का तो एन था पहले से। अब बात ये हो गई कि जब एक ही लेटर से अलग अलग वर्ड से स्टार्ट होने लगे तो प्रॉब्लम आ गया। अब फर्स्ट लेटर का अगर ये लोग यूज करते तो प्रॉब्लम हो जाती, एक ही सोनों का आ जाता। तो हुआ कि एक काम करते हैं, पहला लेटर तो देना ही है, लेकिन साथ में एक और ऐसा लेटर देंगे जिसका जोर पड़ रहा हो उस वर्ड पे। जैसे एच ई लिख दें तो ही होगा, और ही से हीलियम हो जाएगा, ही से हीलियम हो जाएगा। सी से कार्बन, अगर सी एच देते तो लोग कोई क पढ़ता, कोई च पढ़ता, लेकिन अगर सी से आर दे दिए तो क्र हो गया, और क्र से क्रोमियम। सी ए दे दिए तो के हो गया, और कैक मीन्स कैल्शियम। तो ऐसा लेटर साथ में दिया गया, जरूरी नहीं कि जस्ट बाद वाला, जैसे सी के जस्ट बाद वाला नहीं दिया गया है, ऐसा लेटर दिया गया जिस पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो, जो ज्यादा इंपोर्टेंट हो। जैसे नियॉन में तो एन ई, नी से नियॉन, और एन आई, नी से निकेल हो जाएगा। तो इसीलिए व्हेन द नेम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स स्टार्ट विद द सेम लेटर, जब ऐसा हुआ कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का नाम सेम लेटर से स्टार्ट होने लगा, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड वन अनदर इंपोर्टेंट लेटर वाज यूज्ड। पहला लेटर और दूसरा लेटर जो इंपोर्टेंट है उसको यूज किया गया। पहले लेटर को कैपिटल में, दूसरे लेटर को स्मॉल में लिखेंगे। जैसे देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में देखिए कैपिटल एम स्मॉल जी, मैग्नीशियम। अब अगर एम ए को मां बोलते तो मां से मैग्नीशियम थोड़ी हो जाएगा, मां, तो मां से मैग्नीशियम बन ही नहीं रहा है, और एम जी मग, मग्नीशियम बन जा रहा है। तो फोकस पड़ रहा है उस पर। ऐसे ही वर्ड का यूज करेंगे, बी आर ब्रोमीन, बी ए बेरियम, एस आई सिलिकॉन, ए एल एल्यूमिनियम, एल आई लिथियम, सी आर क्रोमियम, ऐसा किया गया। थर्ड सिस्टम ये हुआ बाबू, मतलब फर्स्ट लेटर इज यूज्ड एज कैपिटल एंड द नेक्स्ट इज स्मॉल, वही बताया गया है। अब थर्ड सिस्टम आया, हुआ ये कि जो लैटिन वाले थे, लैटिन वाले मतलब ब्रिटेन वाले, वो लोग लैटिन नेम यूज करते थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं सोडियम, हम लोग कहते हैं सोडियम, अगर सोडियम से एस ओ लिख देते तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन सोडियम को ब्रिटेन वालों ने खोजा था, और ब्रिटेन वालों ने सोडियम का नाम रखा था नाइट्रियम, इसका नाम रखा था नाइट्रियम, इसका नाम रखा था। ब्रिटेन वालों ने सोडियम को खोजा और नाइट्रियम उसका नाम रखा। अगर हम सोडियम को SO लिख देते ना, तो लाइफ में कभी किसी बच्चे को पता ही नहीं चल पाता कि सोडियम किस से बिलोंग करता है। और अंग्रेज लोगों के अंदर एगो तो खूबी था कि जहां भी कुछ काम करते थे ना,
अपना छाप छोड़ देते थे। जैसे आप जानते हो कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। हम पूछें आप अपने बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में बताओ तो आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। लेकिन बोले डिग्री सेल्सियस में बताओ तो 37 डिग्री सेल्सियस। बात यह थी कि सेल्सियस अंग्रेजों का था, भले ही ब्रांडेड है केल्विन, लेकिन सेल्सियस अंग्रेजों का था। इतना ना फेमस कर दिया सब कि सेल्सियस लोग ज्यादा जान गया। जैसे आपसे हम कहें कि एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, तो रेडियन है, रेडियन। लेकिन मेजरमेंट किस में करते हैं, डिग्री में। क्योंकि इतना ना फेमस कर दिया उस सब डिग्री को कि लोग ऐसा यूनिट को भूल गया, लोग रियल को भूल गया, और जो रियल नहीं है उसको याद रख रहे हैं। तो अंग्रेजों के अंदर एक खूबी थी, ये बड़ा जल्दी अपनी चीजों को फेमस कर देते थे। ये चारों तरफ इन्हीं का वर्चस्व चल रहा था। तो इनका कहना था कि अगर मेरे देश का है तो मेरे देश का नाम रखो। तो सोडियम का नाम होता है नाइट्रियम, और नाइट्रियम से सिंबल बनाया गया Na। भले ही नाम सोडियम रह गया, नाम सोडियम ही रह गया, लेकिन उसका सिंबल Na यूज किया गया। तो कुछ देशों में, मतलब जो ब्रिटेन था उसका लैटिन नेम ही यूज कर दिया गया। तो सोडियम का होता है नाइट्रियम Na, पोटासियम का होता है कैलियम के, कॉपर का होता है क्यूप्रम Cu, और इस तरीके से इतने सारे एलिमेंट्स का लैटिन नेम यहां पे लिखा हुआ है। आपको इन सारे लैटिन नेम्स को याद रखना है, आपको इन सारे लैटिन नेम्स को याद रखना है, कि अगर आप इसको याद नहीं रखते हो तो प्रॉब्लम होगी आपको। कि कभी कभी सिंबल्स पूछे जाते हैं, जैसे ये वाला सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टंगस्टन, W होता है। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन लगता है और उसका सिंबल W होता है। तो कोई पूछ सकता है कि टंगस्टन, और ब्रैकेट में W लिख देगा और कहेगा ये बताओ तो W काहे लिखा हुआ है, तो वॉल्फ्रैम। टंगस्टन का ऐसा जो लैटिन नेम होता है वो वॉल्फ्रैम होता है, इसीलिए उसका नाम W रखा गया है, इसीलिए उसको W से डिनोट किया गया है। सो दिस इज द कॉज। सो एनी डाउट इन सिंबल, सब सिंबल समझ में आ गया। अब स्टार्ट होता है मास नंबर और एटॉमिक मास। देखिए मास नंबर और एटॉमिक मास ये क्या है। हमने आप लोगों को बताया कि ये कोई एटम होता है और ये एटम का न्यूक्लियस है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और यहां पर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ना, जस्ट वेट, यहां पे घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मच्छर था शायद ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब अगर इनके मास की बात की जाए बाबू, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमने 0 माना है, प्रोटॉन का मास हमने 1 माना है, और न्यूट्रॉन का मास हमने 1 माना है। प्रीवियस क्लासेज में हो चुके हैं। अब अगर मास निकालना हो, अब अगर मास निकालना हो तो हम इसका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यूज करेंगे। मतलब एटॉमिक मास सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निकल जाएगा। और बाबू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में न्यूक्लियॉन बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लास्ट में न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो इसीलिए हम इसको एटॉमिक मास बोले, चाहे मास नंबर बोले, चाहे न्यूक्लियॉन नंबर बोले, सब बात बराबर है। जब दोनों साथ में रहेगा तो न्यूक्लियॉन नंबर हो जाएगा। एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं, तो P प्लस N, A इज इक्वल्स टू P प्लस N।
ये ए का मतलब होता है ऑल, मतलब ऑल ऑफ मास इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पूरा मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही डिपेंड करता है, पूरा मास। अब आप इस एटॉमिक मास को चाहें तो न्यूक्लियॉन नंबर बोलिए, अगर आप इसको चाहें तो एटॉमिक मास बोलिए, और अगर आप इसको चाहें तो मास नंबर बोलिए, मास नंबर बोलिए, सब बात बराबर है। बात हर जगह पे मास की ही की जाएगी। जब भी आपसे कोई पूछे कि किसी एटम का एटॉमिक मास कितना होगा, आप बस ये पता करना कि उस एटम के अंदर, उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, आपको उसका एटॉमिक मास पता चल जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो हम यहां पर लिखते हैं किसी एटम का नाम, जैसे कार्बन लिख रहे हैं, तो यहां 6 लिख दिए, यहां 12 लिख दिए, तो जो नीचे देता है वो प्रोटॉन का नंबर होता है, जो नीचे देता है वो प्रोटॉन का नंबर होता है, और जो ऊपर देता है वो एटॉमिक मास, कंप्लीट मास होता है। तो जब अगर आपको बताना होगा क्या है, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो बाबू नीचे वाला प्रोटॉन है, और जो गो प्रोटॉन तो गो इलेक्ट्रॉन होता है, एग्जैक्ट फिक्स। अब न्यूट्रॉन का नंबर बताना है, तो आप तो जानते हो कि 12 का मतलब हुआ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पता चल गया 6 है, तो 6 को इसमें से घटा ले तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 6। ऐसे समझे हैं? चलिए एक और समझा जाए। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 92 टू 38, यहां इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है। तो इलेक्ट्रॉन कितना 92, प्रोटॉन कितना 92, और न्यूट्रॉन बताना, तो इसको घटाएंगे। 8 में से 2 जाएगा 6, 3 में से 9 जाएगा 4, और ये कितना बच गया 1। देखिए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर आ गया। समझे हैं? तो जब भी किसी एटम का एटॉमिक मास निकालना होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर लेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर लेंगे, और मास दिया होगा और न्यूट्रॉन का नंबर बताना होगा, तो मास में से प्रोटॉन का नंबर घटा लेंगे। क्लियर? तो ये होता है एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom is called atomic mass और mass number। atomic mass बोलिए चाहे आप इसको mass number बोलिए, बात बराबर है ना। the proton and neutron together called nucleon, hence it is also called nucleon number। इसको हम nucleon number बोलते हैं, है ना। mass number is equals to number of protons plus number of electrons, electrons नहीं हुआ सॉरी, neutrons, neutrons। so A is equals to P plus N। clear? any doubt? next, a structure of an atom, the topic starts here। AC ऑफ करवा दें, 4 नंबर AC ऑफ करने को बोलिए, ये भी ऑफ करवा दे बाबू, गिरा दीजिए उसको तो, MCB को। हाँ। 4 नंबर AC बोलिए ऑफ करने को, ठंडा लग रहा है बच्चा लोग को। ए स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ए स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, देखिए, हाँ जी बोलिए। पॉइंट में है तो बाबू जो क्लोरीन होता है ना, उसको मास को लिखेंगे, और मेन चीज होता है कि वो पॉइंट में इसलिए क्योंकि उसके आइसोटॉप्स हैं, तो वो वही आदमी पता करेगा जिसको उसके आइसोटॉप्स के बारे में जानकारी रहेगा। ऐसे क्लोरीन है तो उसका मास 35 भी होता है और उसका मास 37 भी होता है। हाँ, तो आइसोटॉप से पता करना पड़ेगा, बैठ जाइए ना। चलिए, तो कहानी है यहां पे कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने अभी अभी आपसे कहा कि कोई भी पूरी दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं, वह सब के सब, वह सब के सब एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं,
और जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सब के सब एटम से मिलके बने हुए हैं। अब बाबू एटम के अंदर बात यह थी कि 1808 तक 1808 तक सिर्फ लोग एटम को जानते थे। एटम के अंदर कुछ है किसी को पता नहीं था ना। बाबू अगर मान लो कि हम कहें आपसे कि आपका एगो रूम है तो आपको पता है, ठीक है। हम कहें आपका घर है तो घर में कौग रूम है, केने रूम है, ये बात कर पता करना तो अपना एक बनता है ना जी। तो 1808 तक एटम के बारे में लोग जानते थे, लेकिन जब 1900 ईस्वी आया, 1900 आया, इसके आसपास में इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इसके आसपास में डिस्कवरी होने लगा। तो जब ये बात पता चला, जब ये बात पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब किसी एटम के भीतर ये तीनों भी होते हैं। फैन ऑफ कर दो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी एटम के भीतर ये तीनों भी होते हैं, ये तीनों भी होते हैं। तो अब लोगों के अंदर एक बहुत ही बड़ा मन में बात जागा कि अब ये पता करें कि एटम के भीतर ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन होते कहां पर हैं, ये कहां कहां पर होते हैं। इसके बारे में अब लोग सोचना स्टार्ट किए, इसके बारे में अब लोग सोचना स्टार्ट किए। सबसे पहले कोई सोचना स्टार्ट किया तो वो थे थॉमसन। बिकॉज बाबू बात ये थी कि 1897 में, 1897 में जोसेफ जॉन थॉमसन मीन्स जे थॉमसन, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि ये हमारा पेन है, हाँ, सपोज ये आपका पेन है और आपने क्या किया, इसको घर में कहीं गुम कर दिया। आपके पापा जी ने पूछा बाबू वो पेन दिए थे वो कहाँ है, तो आपने कहा कि वो घर में ही कहीं होगा। पापा चले गए कहीं। 1 घंटे के बाद आप पापा के पास गए और जाके बोले पापा जो पेन थी वो मिल गई। तो पापा आपसे पूछेंगे ना कहाँ मिली, घर में कहाँ थी। वही बात है, जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने पूछा जे थॉमसन ने, अच्छा आप इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए हैं। ये बोले हाँ। ये लोग पूछा कि बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ है। किसी भी एटम के भीतर कौना कोना में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है बताइए तो। भाई इतना बड़ा एटम होता है, इलेक्ट्रॉन किधर है, इस साइड में है कि इस साइड में है, बीच में है, किधर है। अब इनके ऊपर प्रेशर पड़ा, थॉमसन के ऊपर, कि बात तो सही है, अगर हम ढूंढे हैं इलेक्ट्रॉन को तो हमें बताना चाहिए लोगों को कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है। और बाबू ये बात आपको पहले से पता है कि 1886 में, 1886 में ही यूगेन अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने किसका खोज कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज का कर दिया है, पॉजिटिव का खोज करते हुए है, पॉजिटिव रेज का। मतलब ये भी बात पता है जॉन सॉरी थॉमसन को कि इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो अब देखिए क्या करते हैं ये क्या करते हैं जोसेफ जॉन थॉमसन, ये कहते हैं कि ये कोई एटम है और इनका कहना था ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। खूब आराम से समझिएगा, मनगढ़ंत कहानी, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये इनका हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। इन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसके भीतर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड these are
इलेक्ट्रॉन्स embedded इन एटम। ये एटम के अंदर embedded हैं, धसे हुए हैं, धसे हुए। जैसे आप एक कील लीजिए, कील, नेल कील लीजिए, उसको कहीं पर रख के और ठोक दीजिए उस कील को अंदर, तो वह कील अंदर embedded है। क्या वो कील निकल के बाहर घूमेगा? अब नहीं घूमेगा। तो इनके कहने का मतलब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, चारों तरफ ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है। ये पूरा पॉजिटिव है, पूरा। उसी के अंदर निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं इसके भीतर। दे आर embedded like plum and pudding, plum and pudding। जब क्रिसमस आता है ना, तो क्रिसमस में जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके यहाँ प्लम एंड पडिंग बनता है। पडिंग मीन्स होता है ना केक, और प्लम्स सीड्स होते हैं, सीड्स। उस केक के अंदर कहीं कहीं पे वो सीड्स डाले जाते हैं। और ये सेम टू सेम हमारे यहाँ के वाटरमेलन के जैसा है, वाटरमेलन के जैसा है। तरबूज अपने यहाँ लोग लालमी बोलता है ना, लालमी। तो पूरा लाल होता है, काटे हो गए तो लाल। तो जो लाल है ना अंदर, लाल रंग का, वह सब का सब पॉजिटिवली चार्ज है। क्या बाबू? पॉजिटिवली चार्ज है वो पूरा। अंदर कहीं कहीं पे जो आपको सीड्स दिखते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। वह सीड्स ही इलेक्ट्रॉन्स थे, वही सीड्स इनके इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अगर हम बात करें इनके बारे में, है ना, तो द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and protons suggested that atoms are divisible and they have an inner structure। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो ये बात पता चला कि एटम्स आर डिविजिबल, एटम्स के भीतर भी कुछ स्ट्रक्चर है। और तब क्या हुआ? आफ्टर द डिस्कवरी दैट एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इट बिकेम नेसेसरी टू फाइंड आउट how these electrons and protons were arranged in the atom। एटम के भीतर इनका अरेंजमेंट कैसे है। फर्स्ट में जे थॉमसन को ही कीड़ा कटले था कि चलो पता करते हैं कैसे होता है ये सब। was the first scientist to propose a model for a structure of atom। तो सबसे पहला एटम का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? इम्बेडेड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड हैं। हाँ, एक और बात इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर हम यहां पे चलते हैं, यहां पे आगे बढ़ो जी, यहां पे, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई दिस एटम इज न्यूट्रल। ये एटम हमेशा क्या है? न्यूट्रल है। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ठीक ना। तो वही बात यहां पर हो रही है। तो देख लीजिए इनका मॉडल, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंबेडेड हैं। स्फेरिकल और क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा क्लाउड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंबेडेड हैं। ये सेम टू सेम ऐसा स्ट्रक्चर है वाटरमेलन के जैसा। दिख रहे हैं वाटरमेलन के, ये जो लाल रंग दिख रहा है ये पूरा का पूरा सीड्स है, सॉरी ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। और यहां पे ये सब सीड्स जो धसे हुए हैं, क्या सीड्स घूम सकते हैं अंदर? नहीं। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्लम एंड पडिंग मॉडल देखना है, देखिए ये पूरा प्लम है, पूरा सॉरी पूरा पडिंग है, पडिंग, पडिंग मींस केक है,
इसमें प्लम सीड्स हैं, ये प्लम सीड्स ना, प्लम सीड्स हैं। अब वो बात ये है कि यहां पर फिर इन्होंने एक मिस्टेक कर दिया। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड। जॉन डाल्टन सॉरी थॉमसन के अनुसार, जे थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स इसमें धसे हुए हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट मूव, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। लेकिन हम सब लोग पुराने जमाने से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, नेगेटिव चार्ज मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो अब तो इनका थ्योरी फिर गलत हो गया, क्या कि इनके अनुसार नेगेटिव तो घूम ही नहीं सकता था। इनके इस गलती को दूर करने के लिए फिर नया मॉडल आया। ये तो हो गया ना, क्या था पहले इनको पढ़ लिया जाए। 1904 में जे थॉमसन ने क्या कहा, proposed a model of an atom similar to Christmas pudding और similar to watermelon, और इसी को प्लम एंड पुडिंग मॉडल ऑफ एटम बोला जाता है ना। चलिए अब आता है रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड ने सोचा, रदरफोर्ड ने कब सोचा, 1911 में सोचा, क्योंकि 1904 में इनके थ्योरी गलत हो गया। तो 1904 में इनका थ्योरी जो गलत हुआ बाबू, अभी गलत नहीं हुआ है। हमने क्या कहा, आप तब तक गलत नहीं हो जब तक आपसे ज्यादा कोई सही रहा जाए। इनके थ्योरी को पढ़ा जा रहा था, लोग बड़ा भाव दे रहे थे, लेकिन बाद में जब ये बात पता चला कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तब इनका थ्योरी गलत हो गया। तब उस समय आए रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब सब लोग सोचता है कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ही नाम क्यों पड़ा। बाबू बात यह था कि उन्होंने गोल्ड का फॉइल यूज किया था, गोल्ड का, सोने का बना हुआ पत्थर फॉइल उन्होंने यूज किया था। अब आपके मन में आएगा कि गोल्ड का ही क्यों यूज किया। इस अर्थ पर सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी गोल्ड का होता है। इस अर्थ पर सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी गोल्ड का होता है। मतलब सबसे ज्यादा मैलिएबल, पीट पीट के शीट, सबसे ज्यादा पतला, एकदम पतला अगर शीट बनाना होगा तो गोल्ड का बना सकते हैं, और खूब पतला वायर बनाना होगा तो गोल्ड का बना सकते हैं। 1 ग्राम वायर से, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। इतना पतला पतला उसको बनाया जा सकता है। बाकी और किसी मेटल में इतनी कैपेसिटी नहीं है इतना पतला बनाया जा सके। तो रदरफोर्ड को एकदम पतला, खूब पतला एक फॉइल चाहिए था रदरफोर्ड को। अब इन्होंने इसके लिए गोल्ड का यूज किया, और इन्होंने क्या किया, गोल्ड को एक शीट बना के गोल्ड का, और उन्होंने कुछ इस तरीके से शीट को लगा दिया, और आगे से अल्फा रेज को जाने दिया। अल्फा रेज को इसके ऊपर स्ट्राइक करवाए, ढेर सारे अल्फा रेज स्ट्राइक करवाए। ये सब अल्फा रेज है, ये सब अल्फा रेज है, पॉजिटिव रेज है। अब अल्फा रेज है क्या है आप जानते हो, हीलियम। हीलियम का अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो हम हीलियम को ही अल्फा रे बोल सकते हैं। अगर हीलियम का दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो हम हीलियम को ही अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, इनको उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक करवाया इस पे। अब जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया तो वो क्या देखते हैं कि इसके कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो एकदम सीधे चले गए, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, एकदम सीधे चले गए। कुछ को इन्होंने देखा
कि वो जाके और मुड़ गए लगभग 150 डिग्री के एंगल पर। वो गए और मुड़ गए 150 डिग्री के एंगल पे गए, कुछ ऐसे भी मुड़ गए, थोड़ा कम भी मुड़ने वाले थे, तो ये सब मुड़ गए। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी रेस थे जो एकदम यू टर्न लेके वापस चले आए। अब इनका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, इनके मन में ये बात चल रही थी कि आखिर कुछ जाके मुड़ जा रहा है, कुछ सीधे चला जा रहा है, और कुछ मुड़ के हमारी तरफ ही आ जा रहा है। आखिर लोचा क्या है भाई, इसके भीतर प्रॉब्लम क्या है? तो मन में एक बात आया इनके कि हम पॉजिटिव चार्ज को भेजे हैं, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रिपेल कर सकता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रिपेल कर सकता है। अब इनके बात में, इनके मन में कुछ बातें चलने लगी कि इनके मन में क्या आया, हाइपोथेसिस, कि ये एक तरह का एटम है और एटम के अंदर हमने ढेर सारे रेज भेजे हैं, ढेर सारे पार्टिकल्स को भेजा है। कुछ पार्टिकल्स जाके सीधे चले गए, ये सीधे चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कुछ पार्टिकल्स जाके और मुड़ गए, जाके और मुड़ गए, और कुछ पार्टिकल्स जाके यू टर्न ले लिए। तब इनके मन में आया, हो ना हो ये बीच वाला ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पड़ रहा है, यहां पर कोनो चीज तो है, और जो भी है वो प्लस चार्ज है, पॉजिटिव है। क्योंकि जब उसके पास में रेस जा रहे हैं ना, तो टकरा के टर्न कर जा रहे हैं, और जब एकदम उसी पर जा रहे हैं तो जाके लौट जा रहे हैं। वो प्लस है, तभी वो क्या कर रहा है, प्लस को रिपेल कर रहा है। अब आपके मन में आएगा इनको कैसे पता चला कि वहीं पर है? आप एक बात बताओ, हम यहां पे खड़े हो जाते हैं, मान लो ये कोई कपड़ा है पूरा पीछे हमारे, और हम यहां पे खड़े हो जाते हैं, और आप उधर से आते हो और स्प्रे रंग का, होली जस्ट बीता है, रंग का स्प्रे लेके आते हो, और वहां से आप मान लो हमको नहीं देख सकते हो, हम एक इनविजिबल पर्सन है, आप हमको नहीं देख सकते हो, और आप वहां से इस कपड़े को पेंट करना चाहते हो, कपड़े को पेंट करना चाहते हो, तो आप वहां से स्प्रे डालना स्टार्ट किए, और स्प्रे डालते डालते आप उधर चले गए, और आप क्या देखते हो कि बीच में, मतलब जहां पे हम खड़े हैं, यहां पे हम खड़े हैं, तो यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। मतलब ये कि इधर कलर पड़ा, इधर कलर पड़ा, इधर कलर पड़ा, इधर पड़ा, इधर पड़ा, यहां पे कलर नहीं पड़ा, तब आपको ऐसा लगेगा ना कि जब यहां पर कलर नहीं पड़ रहा है, मतलब जरूर यहां पर कोई ना कोई है। तो वही बात था, जब ये यहां से गया और इतना ही दूर खाली बच रहा था, जरूर यहां पर कोई ना कोई है, तभी ऐसा हो रहा है। और जो भी है बहुत हेवी है, बहुत भारी है। काहे कि अल्फा पार्टिकल का मास 4 यूनिट होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, भारी है। अगर ये गया रहता, मान लो आगे कोई छोटा सा बच्चा हो, हम जाएं, अब अगर पैर से लग जाए तो उड़ जाएगा कि नहीं? तो अगर हल्का होता तो उड़ जाता। अब मान लो कि हम यहां पर, इस जगह पर बोर्ड है, इस जगह पर दीवार है, हम दीवार में जाके मार दें तो बराबर हो जाएंगे कि नहीं? ना, ये जो ऊंच खाल दिख रहा है, ऊंचा नीचा, बराबर हो जाएगा। तो वही बात है, जरूर हेवी है, तभी टकरा के रे लौट के चला आया, ना ना उधर नहीं जाएंगे, बड़ा भारी है। तो जरूर वो हेवी है, और जो हेवी है इसी का नाम उन्होंने न्यूक्लियस रख दिया, न्यूक्लियस। और प्रोटॉन का डिस्कवरी इन्होंने किया था, तो इन्होंने कहा कि इसके अंदर प्रोटॉन्स रहेंगे। मतलब आफ्टर ऑल कहानी ये बना कि ये कोई एटम है,
इस एटम के अंदर यहां पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहेंगे। न्यूक्लियस के बाहर ये सब इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में एक लाइन लिखा था, वह लाइन था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने यह लाइन लिखा था कि प्रोटॉन्स रहेंगे न्यूक्लियस के भीतर और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह इस न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे। और यहीं पे इनकी गलती आ गई, यहीं पर ये गलत हो गए। क्योंकि बाबू अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इधर उधर सब दौड़ रहे हैं, तो अगर दौड़ेंगे तो टकराएंगे। बाबू हम लोग अगर मान लो ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में यहां पर एक कुआं बना दें और इस कुएं के आसपास हम बोले आप सबको दौड़ने के लिए, सारे बच्चे दौड़ो, लेकिन आपस में टकराना नहीं है। अगर कोई भी बच्चा किसी से टकराया तो बाबू आप जानते हो कि अगर टक्कर होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, अगर टक्कर होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। और जब जब एनर्जी रिलीज होगा ना, तब तब एटम का साइज छोटा हो जाएगा। क्योंकि जब भी एनर्जी रिलीज होता है ना, तो किसी चीज के खत्म होने पर ही एनर्जी रिलीज होता है। तो जब जब एनर्जी रिलीज होगा इसका साइज छोटा हो जाएगा। अब मान लो कि हम बीच में क्लासरूम में एक बड़ा सा होल कर देते हैं ऐसे ही, और कहते हैं बाबू इसके आसपास में अब दौड़ो, सब लोग दौड़ो इधर। जब जब आप लोग आपस में टच करोगे, टक्कर मारोगे, इस क्लासरूम का साइज छोटा हो जाएगा। अब मान लो आप दौड़ना स्टार्ट किए, आज जहां कोई आपस में टच किया क्लासरूम का साइज छोटा, फिर टच किया क्लासरूम का साइज छोटा। एक ऐसा समय आएगा जब क्लासरूम का साइज इतना ना छोटा हो जाएगा कि सब लोग इस कुएं में गिर जाएंगे, सब लोग इस कुएं में गिर जाएंगे। यही बात था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, यही दिक्कत थी। इनका कहना था सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, तो भाई अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर घूमेंगे तो वो टकराएंगे, दे विल कोलाइड टू ईच अदर, एंड इफ दे विल कोलाइड टू ईच अदर देन एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एंड इफ एनर्जी विल रिलीज देन द साइज ऑफ एटम विल डिक्रीज। अगर वो टकराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो साइज ऑफ एटम घटेगा, और जहां एटम का साइज घटेगा ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां जाके गिर जाएंगे? न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। कहां गिर जाएंगे बाबू? न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। ये सारे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स जाके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरे इस एटम का अस्तित्व खत्म हो गया, एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। और अगर एटम खत्म तो दुनिया खत्म, दुनिया खत्म तो सब खत्म। क्या सब खत्म हुआ? तो क्या एटम खत्म हुआ? अगर एटम खत्म नहीं हुआ मतलब ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? गलत है। मतलब ये कि जो बात बोल रहे हैं रदरफोर्ड कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूम रहे हैं, ये बात गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वही बात है, यहां पर बीच में न्यूक्लियस है, हेवी न्यूक्लियस, और बाहर ये सब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में, ये सब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। और ऐसा ही उन्होंने दिखाया था अपना एक्सपेरिमेंट में। कहीं पर सीधे चले गए थे, कहीं पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ था, कहीं पे ढेर सारा डिफ्लेक्शन हुआ था, और कहीं पर यू टर्न ले लिया था, यू टर्न ले लिया था ना। सो व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? आखिर कोई अल्फा पार्टिकल कौन है? खूब आराम से समझना। मान लो बाबू आप किसी हीलियम को ले लेते हो, हीलियम को, हीलियम को आप कोई हीलियम ले लेते हो। इस हीलियम में से आप क्या करो, आप इसको हीट करो, और इससे क्या हो कि हीलियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे और हीलियम 2+ बन जाए। तो इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, याद रखिएगा।
इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अगर हीलियम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो हीलियम क्या बन जाएगा? अल्फा पार्टिकल बन जाएगा, अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम का न्यूक्लियस सिर्फ बचा, बाहर वाला खत्म हो गया। तो वही बात है, अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम्स। ये हीलियम एटम के न्यूक्लियस को बोलते हैं। इसका चार्ज कितना होता है? +2। यहां पे +2 का चार्ज होता है ना। अल्फा पार्टिकल्स हैव गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनके पास ढेर सारा एनर्जी होता है। सो द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 4 यूनिट, 4 यूनिट इसका मास होता है। अब दूसरी बात, व्हाई डिड रदरफोर्ड यूज अ गोल्ड फॉइल? बाबू जो रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल यूज किए थे ना, गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड का इसलिए था कि गोल्ड का मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी सबसे हाई होता है इस दुनिया में। अब इस कारण से गोल्ड को पतला से पतला, एकदम पतला बनाया जा सकता था। पता है इस गोल्ड का पतला कितना था? थिकनेस 0.404 सेंटीमीटर, 0.404 सेंटीमीटर, इतना पतला था। और मालूम है, अगर हम इतने पतले को ऐसे बना दें कि इतना पतला था ये, तो इसके भीतर भी 1000 एटम था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 1000 एटम अट गया था। अब समझ लो कि एटम का साइज कितना छोटा होता है, लगभग 1000 एटम था। सो वही बात है, ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल। चाहते थे जितना पतला हो सके ना। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक, लगभग 0.4 टाइम्स 04 सेंटीमीटर। कहीं कहीं पे मिलीमीटर में देता है, तो 0.0004 मिलीमीटर। एक वो जीरो कम कर देंगे तो मिलीमीटर हो जाएगा। समझ गए हैं? तो वही बात था, रदरफोर्ड का मॉडल आया और रदरफोर्ड का मॉडल कुछ इस तरह से था, लेकिन मिस्टेक यही कर दिए रदरफोर्ड। क्या मिस्टेक कर दिए? कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमेंगे। बात तो सही है, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। देखो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट गलत नहीं था, बात एकदम सही है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर घूमेंगे। लेकिन कॉज ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर घूमेंगे तो वो टकराएंगे, और टकराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। बाबू लकड़ी जलता है तो एनर्जी रिलीज करता है, देखते हो लकड़ी छोटा हो जाता है। हाँ, मोमबत्ती जलता है तो एनर्जी रिलीज करता है, देखते हो मोमबत्ती छोटा हो जाता है। लाइट जल रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, जनरेटर का तेल छोटा हो जाता है ना। अब आप कहोगे सर सन कहां आज तक छोटा हो गया? हुआ, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सन आज 5 बिलियन साल, 500 करोड़ साल से सन जल रहा है। 5 बिलियन साल से जल रहा है सन। सन के अंदर जितना हाइड्रोजन है जलने के लिए, हाइड्रोजन जल रहा है। सन के अंदर जितना हाइड्रोजन है वह 10 बिलियन साल तक जल सकता है। तो 5 बिलियन साल हो गया, तो अब 5 बिलियन साल और जलने के लिए उसके अंदर हाइड्रोजन बाकी है। इसीलिए हमको चिंता है। 5 बिलियन साल बाद जब पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो सुबह में हम कपड़ा कैसे सुखाएंगे? हाँ? सुबह होकबे नहीं करेगा ना, फिर गाना नहीं चलेगा सुबह से लेके शाम तक ना जी। यस और नो? तो कोई भी चीज बाबू मेरे अगर एनर्जी देती है ना तो वो एग्जॉस्ट होती है, वो एग्जॉस्ट हो जाती है, खत्म होने लगती है ना। तो ये एनर्जी देगा तो खत्म होगा, और खत्म होगा तो इसका साइज छोटा होगा, और साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन जाके गिर जाएगा न्यूक्लियस में। अगर न्यूक्लियस में गिरा तो खत्म। लेकिन ऐसा तो भी नहीं करता, मतलब एटम का जो स्ट्रक्चर वो क्या है? गलत है। इस डिफेक्ट को खत्म करने के लिए बोर जी आए। इनका नाम था नील्स बोर, आराम से समझो, इनका नाम था नील्स बोर। बाबू ये जब आए ना तो बोले
You all are fools. रदरफोर्ड इज वेरी वेरी जीनियस पर्सन. रदरफोर्ड जो बोले हैं एकदम सही है, नो डिफेक्ट, कोई गलत नहीं है. बात यह है कि जो एटम है, इस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. लेकिन अरे लाइन लगा के ट्राई कर लेते. सारा स्टूडेंट क्लास में घूम रहा है, ठीक है, लाइन में लगा दो, 3 को लाइन बनवा दो, कहो अब घूमो, टक्कर नहीं मारेगा सब. कहा है कि लाइन में चलेगा तो थोड़ा डिस्टेंस बना के चलेगा. लाइन है, ना लेफ्ट चढ़ेंगे ना राइट चढ़ेंगे, ना आगे चढ़ेंगे ना पीछे चढ़ेंगे, आराम से चलेंगे. तो इन्होंने कहा ऑर्डर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एटम के भीतर, लेकिन अपना अपना ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अपना अपना लाइन में घूम रहे हैं, इसीलिए नहीं टकरा रहे हैं. तो ये नया कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया नील्स बोर ने, कि इलेक्ट्रॉन्स जो भीतर घूम रहे हैं ना, ये अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं. इस सबका अपना अपना रूम है. जैसे घर में सबका अपना अपना रूम होता है, कहां जाना है, कैसे सोना है. अब ऐसे रेलवे स्टेशन पर आप देखना, लोग कोनो खास नहीं होता है, लेकिन भीड़ देखोगे तो भयंकर. का है कि कोनो हेने पटाई, कोनो होने पटाई, लेकिन होने सुतल है, कोनो होने घूम रहा है. और वहीं सबको बोल दिया जाए, लाइन खींच दिया जाए कि आपको एक आदमी को एक लाइन के अंदर में रहना है, तो एकदम मामला सॉल्व, खूब बढ़िया से सब लोग रहने लगेगा. तो इन्होंने कहा अंदर एक ऑर्डर है, इन्होंने उसी का नाम सेल रखा. सेल मतलब इनका कहना था कि जो ये एटम है ना, इस एटम के बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, प्लस है, प्रोटॉन्स हैं, और इसके बाहर छोटे 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 रूम्स हैं, रूम्स, छोटे छोटे रूम्स हैं, और इन्हीं रूम्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इन्हीं रूम्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इन्हीं रूम्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. जैसा रूम उतने इलेक्ट्रॉन्स, बड़ा रूम तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, छोटा रूम तो कम इलेक्ट्रॉन्स. तो इन्हीं रूम्स का नाम इन्होंने सेल रखा. सेल, सेल बोलिए चाहे ऑर्बिट बोलिए, यही सेल है, ऑर्बिट है. इसी सेल को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग एनर्जी होगा. तो ये होता है एटम का रियल स्ट्रक्चर. अब बीच में होगा प्रोटॉन और बाहर घूमेंगे कौन, इलेक्ट्रॉन्स. बीच में होगा प्रोटॉन और बाहर घूमेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और यही बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे किसमें, सेल में. लोगों ने कहा कितने सेल होंगे, तो नील्स बोर ने 6 सेल्स बताया. इन्होंने कहा कि 6 सेल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6. इन्होंने कहा 6 सेल्स होंगे. अब हम लोग को इस पे डिस्कशन करना है, खूब आराम से समझो कि भाई अब जैसे हमारे घर में अलग अलग रूम्स होते हैं, तो किसी का नाम किसी का नाम जो होता है बेडरूम, तो किसी का नाम पूजा रूम, किसी का नाम डाइनिंग रूम, तो किसी का नाम किचन रूम. ऐसे हम लोग अलग अलग नाम रख देते हैं रूम्स का. तो हुआ कि आप जो इस एटम को देख रहे हो, आप जो एटम के बारे में बताए हो, इसके बीच में है न्यूक्लियस, और इसके बाहर ये सभी रूम्स हैं, ये सभी रूम्स हैं. इन रूम्स को 1 2 3 4 5 6 बोल दिया जाएगा. लेकिन अब लोगों ने कहा कि इसका कुछ नाम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 बोलने से काम नहीं चलेगा. तो नील्स बोर ने क्या किया, अल्फाबेट लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. अब इन्होंने सोचा नील्स बोर ने कि अगर हम
शुरू का 6 लेटर ले लेते हैं, नाम इसका एबीसीडी रख देते हैं। तो हो सकता है आज से 100, 150, 200 साल के बाद कोई आदमी आए और इस एक नंबर सेल से, मतलब ए सेल नाम होगा एक का, तो इससे छोटा कौन सेल खोज दिया कि नहीं, इससे छोटा भी एगो सेल था, शायद नील्स बोर को पता नहीं था, तब तो मेरा नाम हटा देगा वो, कहीं ए से पहले कोई लेटर ही नहीं है, क्यों रखेगा। अगर इन्होंने सोचा कि अगर लास्ट का 6 गो लेटर ले लें, तो लास्ट के 6 लेटर लेने से फिर अगर जेड से बड़ा कोई आ गया, ए बी सी डी, सॉरी, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड से बड़ा कौन और सेल मिल गया, तो फिर हमारा नाम गलत हो जाएगा। अब ये सोच में पड़ गए, तो इन्होंने क्या किया, आगे और पीछे से कट करना स्टार्ट किया, ऐसे कटिंग करना स्टार्ट किए, कटिंग करना स्टार्ट किए। टी से क्यू, बच गया लास्ट में क्या, के एल एम एन ओ पी, लास्ट में 6 गो बच गया। अब इन्होंने इसका नाम के एल एम एन ओ पी रख दिया। अब बोले खोजो, अब अगर के से छोटा मिला तो जे रख देना, अब पी से बड़ा मिला तो क्यू रख देना। अभी आप लोगों को क्यू पढ़ना नहीं है, लेकिन जो हम नोट्स दिए हैं इसके लास्ट पेज में जो पीरियोडिक टेबल है उसके राइट साइड में देखिए, हम क्यू ऐड कर चुके हैं कि हम लोग क्यू के बराबर पढ़ाई किए हैं। हम लोग क्लास में, आप लोग जब जाओगे ना 11, 12 ग्रेजुएशन तक, तो वहां पर थोड़ा बहुत क्यू के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सबसे राइट साइड में देखो, एकदम छोटा छोटा लेटर में लिखा हुआ है, ओके। चलिए अब यहां समझो, हो गया। तो नाम कैसे आया, के एल एम एन ओ पी, याद हो गया। भ्रम में मत रहो, इस कारण से उस कारण से ये कारण था, रियल। सो वही बात है, इनका नाम रख दिया गया ना, के एल एम एन ओ पी। अब लोगों ने फिर क्वेश्चन उठाया कि वो बात बताइए, कुछ रूम्स छोटे हैं, कुछ रूम्स बड़े हैं, तो किसी रूम में इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा। इन्होंने कहा कि जो रूम छोटा होता है ना घर में, उसमें अक्सर कम लोग रहते हैं, और जो रूम बड़ा होता है ना उसमें अक्सर ज्यादा लोग रहते हैं। बाबू आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा है, आज तक किसी ने प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को नहीं देखा है, आज तक किसी ने एटम को नहीं देखा है, आज तक किसी ने एटम को नहीं देखा है। ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन देखा जाता होगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से छोटी से छोटी चीज देखी जा सकती है, इलेक्ट्रॉन नहीं। आज तक किसी ने एटम को नहीं देखा है यार। तो वही बात है, हम लोग ये जितना भी पढ़ाई करते हैं ना, ये सब हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस, मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन इस कहानी को पढ़ने से, इस कहानी पे जितना चीज हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीज प्रूफ कर रहे हैं, सब हो जा रहा है, मतलब ये कहानी सही है। हो सकता है आने वाले जमाने में कोई बच्चा आएगा, वो कहेगा ना ना ये सब ना ऐसे है, ऐसे है, ये सब सेल ऐसे नहीं, ऐसे है, के एल एम एन ओ पी, एगो बच गया उसमें न्यूक्लियस डाल देगा, ऐसे है, तो वही दुनिया मान लेगी अगर उसको वो प्रूफ कर देगा तो ये सब हाइपोथेसिस है। तो जैसे मान लो आपका घर है और आपके घर में सारे बेडरूम से एक बराबर नहीं होंगे, तो मान लो आपका जो बेडरूम है वो छोटा है और आपके भाई का बेडरूम बड़ा है। घर में 12 आदमी आ गया, 16 आदमी आ गया, गेस्ट, फैमिली गैदरिंग है, कुछ लोग पहुंच आए, तो मम्मी ने कहा ठीक है आज रात में जो रुकना है तो ऐसा होगा, 16 आदमी है ना, तो 2 गो बेडरूम है, 8-8 आदमी आपस में बट जाओ, बस अब आप लग गए। हाँ ना, हमारा बेडरूम छोटा है, हमारे में 3 आदमी, 13 आदमी उसमें जाएगा, भाई वाला बेडरूम बड़का है, तो जिसमें चोर भाई जो सेल छोटा है, तो वही बात हुआ कि शांत रहो थोड़ा, वही बात हुआ कि ये न्यूक्लियस है, ये 1 2 3 4
5 एंड 6, तो KLMNOP। और इनका शेल नंबर, हम उनको रोल नंबर बोल देते हैं, रोल नंबर है। तो एक रोल नंबर किसका है? के का। दो रोल नंबर किसका है? एल। 3 है एम। 4 है एन। 5 है ओ। और 6 है पी। KLMNOP। तो नील्स बोर ने कहा, नील्स बोर ने, कि इसमें जो एटम फील करना है ना बाबू, जो इलेक्ट्रॉन फील करना है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन फील करना है, इसके लिए हम एक ऑर्डर ले सकते हैं, एंड दैट इज फॉर्मूला 2n²। 2n² के अनुसार हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं, 2n² के अनुसार। मतलब आप पहले 2n² निकालो, तो n का वैल्यू अगर 1 हो तो 1 को यहां रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, तो k में 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा। l तो 2 को रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32, 50, 72, और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। आपसे पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में, एनडीएससी, ओलंपियाड, इस सब के एग्जाम में, कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ओर सेल? कितना? 50। 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ओर सेल के अंदर। इसी पे बात करनी है। इन 1913 नील्स बोर presented a model of atom which has removed the defects of रदरफोर्ड मॉडल। नील्स बोर ने एक अपना मॉडल ऑफ एटम प्रेजेंट किया। ये मॉडल किया क्या कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो छोटा सा गलती था, उस गलती को दूर किया। इन्होंने कुछ नया नहीं किया, बस उस गलती को दूर कर दिया है ना। तो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कहा? इन्होंने पहला बात ये कहा कि एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आपके मन में एक बात आ सकती है, सर ये थ्योरी दिया गया 1913 में, और न्यूट्रॉन का खोज हुआ है 1932 में। मानते हैं प्रोटॉन तो मिल गया है 1911 में, ये भी मिल गया 1897 में, लेकिन ये तो 1932 में मिला, तो न्यूट्रॉन की बात कैसे हो गई? बाबू बात तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही किए थे, लेकिन जब न्यूट्रॉन मिल गया ना, तो न्यूट्रॉन को भी अपने थ्योरी में ये क्या कर दिए? बाद में ऐड कर दिए। तो हम फाइनल थ्योरी पढ़ रहे हैं इनका। दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यहां तक बोले थे रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये अलग से एक छोटा सा वर्ड ला दिए, इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, अपने अपने ऑर्बिट में रहेंगे ये। These orbits are fixed circular path called energy levels और cells। इनको हम एनर्जी लेवल्स बोलेंगे या फिर सेल्स बोलेंगे। These are 6 cells, K L M N O P, ये सब हैं। There is a limit of number of electrons which each energy level can hold। लिमिट है, अब ये नहीं है कि हाँ रूम है तो ले जाके 50 आदमी को रख लेंगे, लिमिट है। एक बेंच है तो 4 बच्चे इधर बैठेंगे, 5 बच्चे इधर बैठ सकते हैं, ये सब लिमिट है ना। लिमिट है कि संडे के दिन 2 घंटा पढ़ सकते हैं, 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। तो लिमिट का मतलब होता है ना, इसमें लिमिट लगा दिया गया है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड विद द फॉर्मूला 2n²। इसी से लिमिट देखा गया। अगर k है तो n का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर l है तो n का वैल्यू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड लाइक दिस। नेक्स्ट, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एनर्जी लेवल में अपना अपना एनर्जी होता है, and there is no change in the energy of electrons as long as it keeps revolve in the same energy level and the atom remains stable। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपने सेल से बाहर नहीं जाएगा, तब तक उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होगी और एटम हमेशा स्टेबल रहेगा, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। अब इलेक्ट्रॉन है, क्या करे? स्ट्राइक कर दे,
इलेक्ट्रॉन है क्या करे, स्ट्राइक कर दे, हाँ कह दे कि नहीं हम तो निकल के जा रहे हैं, तुम अपना देख लो। अब हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉने हैं, और हाइड्रोजन के प्रोटॉन से जाके बोले इलेक्ट्रॉन सुनो ना, हम जा रहे हैं, देख लो अपना क्या करना है। हाइड्रोजन ओह हमारा क्या होगा, एगो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बाबू अगर चला गया ना तो ये लोग का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। बिना इलेक्ट्रॉन का किसी एटम का एग्जिस्टेंस नहीं है, खत्म हो जाएगा वो एटम ना। तो वही इलेक्ट्रॉन है, जब तक ये रहेगा तब तक एनर्जी बना रहेगा। अब आता है एटॉमिक नंबर टॉपिक। सो अभी तक जो पढ़ाए हैं, अब आपके मन में सारी बात क्लियर हो गई होगी एटम से रिलेटेड कि एटम क्या होता है, कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कहाँ होता है, प्रोटॉन क्या होता है, कहाँ होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, कहाँ होता है। बहुत सारी बातें हम लोगों ने की आज की क्लास में, अभी और भी बातें होंगी। सो लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड द टाइम, इट इज 9:40। तो अभी हम लोग के पास 20 मिनट्स हैं, हम खूब बढ़िया से इस टॉपिक को समझेंगे। प्लीज आराम से एकदम समझो। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए कोई भी एटम होता है ना, एटम, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। इनमें जो प्रोटॉन का नंबर है ना, एकदम बाबू दिमाग में एगो बात फिक्स कर लो आज, कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल सकता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी नहीं बदलेगा। और आप जो याद किए हो ना, 1 पे हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, होमवर्क दिए हुए थे याद करने को 1 to 30। तो आप जो याद किए हो वह है एटॉमिक नंबर। अगर आप 21 पे, अगर आप 21 पे आर्गन पढ़ रहे हो तो वो क्या है, गलत है। कि 21 पे स्कैंडियम होता है, तो 21 पे जो स्कैंडियम है तो 21 उसका एटॉमिक नंबर है। मतलब ये कि अगर 21 स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है तो 21 उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स। क्या है, प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की बात बाद में की जाएगी। जैसे 26 पर जिंक आता है, आयरन आता है, तो 26 उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। 30 नंबर पर कॉपर आता है, जिंक आता है, तो 30 उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स का नंबर है। 17 नंबर पे क्लोरीन आता है, क्लोरीन ही आता है, तो ये उसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। क्लियर। तो बाबू याद रखना कि जो प्रोटॉन है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, और जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। यही इसका एटॉमिक नंबर होता है। इसीलिए Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E। अब Z क्या है, Z को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। Z मतलब होता है जहल या जहलेन, ये एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड। इसका मतलब होता है काउंट और नंबर। अरे भाई काउंट किसको करेंगे, नंबर को ना काउंट करेंगे ना। आज तक कभी काउंट किए हो का ABCD, काउंटिंग हमेशा नंबर का ही किया जाता है। तो 1 2 3 4 जो नंबर चल रहा है उसी को बोलते हैं। तो Z इजकल्स टू P इजकल्स टू E। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तीनों के तीनों हमेशा बराबर होते हैं, है ना। अब जैसे मान लो हम यहां पर लिख देते हैं यूरेनियम, अभी भी बताए हैं, नहीं बताए हैं, समझो यूरेनियम है, और हमने कहा इसका मास 238 है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। और ये इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास P प्लस N। Z इजकल्स टू P, तो एक बात बताओ, एटॉमिक मास का फॉर्मूला P प्लस N, हम चाहें तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला Z प्लस N लिख सकते हैं। तो यही एटॉमिक मास
और एटॉमिक नंबर के बीच में एक रिलेशन भी हो गया। चलो उतना मत सोचो, दिमाग खराब हो जाएगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर। इसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग प्रोटॉन नंबर बोलते हैं, है ना। It is denoted by Z because it has been derived from the German word Zehel or Zehlen, which means count or number। समझे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं, इसीलिए एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। सो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E, हमेशा होगा। Z is equals to P is equals to E, मतलब atomic number is always equals to number of protons and is always equals to number of electrons। क्लियर? चलिए अब अगर हम यहां पर लिखते हैं, सपोज कीजिए कि हम यहां पर लिख देते हैं कैल्शियम, यहां लिख देते हैं 20 और यहां लिख देते हैं 40। बोले Z कितना 20, P कितना 20, E कितना 20, N कितना 20। यस और नो? और जहां हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो A कितना 40, वही आ जाएगा यहां पे, ये आ गया यहां पे। समझ रहे हैं? तो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स का नंबर, न्यूट्रॉन्स का नंबर, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, मास नंबर, ये सारी जानकारी अब आप लोगों को हो चुकी है। कौन क्या होता है, कैसे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब पढ़ लिया हम लोगों ने इसका। चलिए ध्यान से, एक यहां पर एलिमेंट है वही कैल्शियम 40 है, इसका एटॉमिक नंबर 40 है। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो प्रोटॉन्स भी 20 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 20 होंगे। सिंस in calcium Z is equals to 20 and Z is equals to P is equals to E, so number of protons is equals to 20 and number of electrons is equals to 20। ये दोनों का दोनों 20-20 आ जाएगा। चलिए अब आता है रिलेशन बिटवीन A एंड Z। बता चुके हैं अभी, हमने आपसे कहा कि एटॉमिक मास को A बोलते हैं और A का फॉर्मूला P प्लस N और Z का वैल्यू P होता है। तो हम चाहें तो P के जगह पर Z लिख दें प्लस N, तो ये हो गया A और Z के बीच रिलेशन। A मतलब हो गया एटॉमिक नंबर और Z मीन्स हो गया एटॉमिक मास। A मीन्स हो गया एटॉमिक नंबर, Z मीन्स हो गया एटॉमिक मास। ये दोनों सॉरी 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 एटॉमिक मास और ये हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, दैट इज A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। A इज इक्वल्स टू Z प्लस N होता है। चलिए सो अब इसको पढ़ लिया जाए। मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब A इज इक्वल्स टू P प्लस N एंड एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z इज इक्वल्स टू P। सो क्या हो जाएगा, मास नंबर इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये वाला आ गया। क्लियर? अब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना है। एक बात बता दें आप लोगों को, थोड़ा खास बात है, हम अगर कुछ लिख रहे हैं उस टाइम में अगर आप बातें कर रहे हो तो बाबू यहाँ पर 4 कैमरे लगे हुए हैं क्लासरूम में, और आप जो भी एक्टिविटीज करते हो उसे बाहर बैठ के वो लोग देखते हैं। आप देखे ही होंगे अंदर से लेके बाहर तक 7-8 आदमी हैं। तो अगर वो लोग देखा आपको कि आप बात कर रहे हो तो वो लोग पीछे वाले गेट से आएगा, आपको उठा के लेके बाहर चला जाएगा, अब मन भर पीटेगा लोग। उसके बाद हम बाहर जाएंगे और सही बताएं आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। और बाबू हमारे यहाँ डिसिप्लिन को जो डिस्टर्ब करता है ना, हम उसके बॉडी को ऊपर से नीचे तक डिस्टर्ब कर देते हैं। पढ़ने आए हो पढ़ाई करो ना। अच्छा सही बात है कि आप लोग हल्ला नहीं कर रहे हो, ये बात हम मानते हैं, लेकिन जो हल्का हल्का मर्मरिंग हो रहा है ना,
भुनभुनाहट की जो आवाज आ रही है ना, इससे हमको डिस्टरबेंस होता है, और हमको डिस्टरबेंस मतलब आपको डिस्टरबेंस। और इसका फुल ऑर्डर है उधर कि जिसको दिखो डिस्टर्ब करते हुए ले जाओ बाहर, ठुकाई करो बढ़िया से, देखेंगे हम बाद में क्या करना है। पढ़ने आए हो यार, पढ़ाई करो, जस्ट चिल, डोंट वरी। मजाक कर रहे थे लेकिन हो जाएगा ऐसा। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है बाबू, इसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को पढ़ते हैं हम लोग नाम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स का, और कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हो रहा है। अब आखिर अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, तो अभी अभी आप लोगों ने देखा कि अंदर शेल है, अंदर 6 सेल्स हैं, 6 सेल्स हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी। और आपने ये भी देखा कि के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स, ओ के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स, और पी के अंदर 72 इलेक्ट्रॉन्स। ये इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब अलग अलग एटम्स के लिए, ये तो जनरल आपने पढ़ा, लेकिन अलग अलग एटम्स के लिए आपसे पूछा जाएगा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जैसे अगर हम कहें यहां पर कि हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो आप क्या बोलोगे कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बस के सेल में एगो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, काम चल जाएगा, मतलब सिर्फ के सेल में एगो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे हम बोलेंगे हीलियम, तो आप कहोगे Z2 है, हम बोलेंगे जी, तब आप क्या करोगे, यहां पर 2 लिख दोगे कि के में 2 इलेक्ट्रॉन तो रह ही सकता है। हम पूछेंगे बताओ तो एटॉमिक नंबर जो होता है हीलियम का 2 होता है, उसमें के में कहोगे से इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे 2। हम एल में तो कहोगे नहीं है, एल हो ही नहीं सकता इसमें। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे हम लिख दें यहां पर लिथियम Z इजिकल्स टू 3, तब आप कहोगे 2 1, क्योंकि के में 2 ही रह सकता है, आज जो एगो बच गया वो किस में चला जाएगा, एल में। मान लो कोई रूम है उसमें 2 ही आदमी सो सकते हैं, तो 2 आदमी वहां सोएंगे, एक आदमी बच गया तो अगले रूम में सो जाएगा, तो वही बात हुआ। अब मान लो हम यहाँ पे कार्बन बोले Z इजिकल्स टू 6, तो 2 और 4 गो बच गया तो अगले रूम में। हम यहाँ पर बोले फ्लोरीन Z इजिकल्स टू 9, तो 2 और 6 7 बच गया तो अगले रूम में। हम यहाँ पे बोल देते हैं इसमें नियॉन और Z इजिकल्स टू 10, तो 2 8। लेकिन जैसे ही यहां पर सोडियम होगा Z इजिकल्स टू 11, हम जहां 2 के बाद 9 लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एल में 8 आदमी रह सकता है, 9 हो जाएगा। आप में से कोई खड़ा होगा, ए सर एडजस्ट कर लेंगे। नहीं बाबू, ये एटम्स हैं, ये एडजस्ट नहीं करते हैं, पंगा हो जाएगा, ठीक ना। दैट्स वाई यहां से 9 को हटाएंगे, यहां पर 8 करेंगे, और एक और सेल बढ़ा देंगे, M सेल। अब इसमें 1 आ गया। यस और नो, समझ में आ रहा है? ऐसे आप बना सकते हो। तो आज का ये हम लोग का एक और HW हो गया। आपका HW आज 2 गो है, एगो पहला है लैटिन नेम याद करके आना है, और दूसरा आज का HW है 1 से लेके 20 तक, सिर्फ 20 तक, ज्यादा नहीं, 1 से लेके 20 तक ऐसे ही बना के लाना है, ऐसे ही आपको कॉपी पे बना देना है ना। 1 से लेके 20 तक, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए, हम तो कहीं कहीं से बना रहे हैं, आप पूरा बनाओगे।
और 20 तक आपको बना के कॉपी में आना है। यस और नो? तो बाबू हमने जो देखा, क्या देखा कि अगर सपोज हम लिखते हैं कार्बन Z इजकल्स टू 6, तो 2,4, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक, और अरेंजमेंट मतलब कॉन्फ़िगरेशन। इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं। आपसे कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन m सेल ऑफ सोडियम 1। तो पहले आपको बनाना होगा कि सोडियम है Z इजकल्स टू 11, 2, 8, 1। पहला में 2 होता है, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो ये हो गया K, ये हो गया L, ये हो गया M। पूछ रहा है M में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 से। पूछेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम इन M सेल, तो 2, 8, 3। Z इजकल्स टू 13 है ना एल्यूमिनियम का, तो 3 हो जाएगा M सेल में। ओके? अच्छा, अब एक बात बताओ, अब आपको एटम के बारे में पूरा बात समझ में आ गया है? पूरी एटम की कुंडली समझ में आ गई है कि एटम क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे हम इसे पढ़ते हैं, कौन डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन कहां है, प्रोटॉन कहां है, न्यूट्रॉन कहां है। हम बोले थे फर्स्ट क्लास में कि समय दो, जो भी पढ़ा रहे हैं ना, समय दो उस चीज को, आप पढ़ो। इतना चीज समझाएंगे ना जो आप सोचे भी नहीं होगे। हर चीज की हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके सामने रख देंगे। हर चीज की, जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एवरीथिंग, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सामने खोल के रख देंगे। चिंता मत करो। एंड एवरीथिंग विल बी कॉन्सेप्चुअल। हर चीज को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। ठोक बजा के, नहीं कि घुमा फिरा के ये टॉपिक ऐसे ले गए, वो टॉपिक ऐसे ले गए, इसकी चिंता कभी मत करना ना। चलिए, ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या क्लास में जो आज से आ रहा है, मतलब पिछला कोई क्लास नहीं किया है? ऐसे होना नहीं चाहिए, संडे है। 2 आदमी हैं। और कोई जो आज फर्स्ट बार आए हैं? क्योंकि आज जो है संडे है, सुबह में क्लास है, सब लोग शाम को 5:30 बजे आएगा। ठीक है, ओके ना? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। हम लोग कल बातें करेंगे इसके आगे।